अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने यूरिन स्टूल एंड फेशियल डायग्नोसिस को डिस्कस करना है लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विद यूरिन डायग्नोसिस। यूरिन के थ्रू हम किस तरह तशख़ीस करते हैं। यूरिन डायग्नोसिस जो है वो कह लें कि काफ़ी एक ब्रॉड हमारे पास इसकी फील्ड है, और इसकी तिब के अंदर काफ़ी डिफरेंट कह लें कि टाइप्स आ जाती हैं यूरिन के अंदर। सिर्फ अगर हम कलर की ही क्लासिफिकेशन करें तो कलर के अंदर ही कह लें कि 40 टाइप्स आ जाती हैं, कि कलर के लिहाज से हम 40 टाइप्स में इसको आगे क्लासिफाई कर लेते हैं यूरिन को। और उसके अलावा फिर यूरिन में डिफरेंट और भी फीचर्स हम चेक करते हैं, जैसे उसके अंदर फोम है, उसके अंदर सेडिमेंट्स हैं, उसके बाद उसका जो टेस्ट है वो भी इवन के कह लें यूरिन डायग्नोसिस के अंदर ये फीचर्स के अंदर तिब में ये चेक किया जाता है। मगर इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम जो पैरामीटर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे अबाउट यूरिन डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले यूरिन में हमने डायग्नोसिस करने से पहले हमें कुछ मेजर्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, तभी हम जो यूरिन सैंपल लेंगे वो हमारे लिए इस काबिल होगा कि उसे हम तशख़ीस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि हमने जब भी पल्स चेक करना है और जब भी हमने यूरिन सैंपल लेना है या स्टूल सैंपल लेना है, हमने हमेशा फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेना है। चाहे वो यूरिन का हो, चाहे वो स्टूल का हो, या चाहे वो हमारा पल्स हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हमारे यूरिन को, स्टूल को, हमारे पल्स को ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। उसके अलावा हमारी बॉडी अभी अभी स्टार्ट हुई होती है। तो जो भी हमारी रीडिंग्स या फाइंडिंग्स आएंगी वो हमारे कह लें कि उस बॉडी की आएगी जो अभी सो के उठी है, या अभी अ, उस बॉडी के हमारे पास फीचर्स आएंगे जो कह लें कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जिसको भी कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल हम लेते हैं। सेकेंडली कि यूरिन जो सैंपल लेना है वो आपने वो सैंपल नहीं लेना जो आपने फोर्सफुली स्टॉप किया यूरिन, क्योंकि आजकल लोगों का ज़्यादा ये एक तरह से बिहेवियर भी है कि वो यूरिन को स्टॉप करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। और वो सैंपल जो है वो हमने नहीं लेना, क्योंकि वो भी हमारी जो यूरिन की क्वालिटी है या डायग्नोसिस के लिए उसको वो अफेक्ट करता है। उसके अंदर जो अडल्ट्रेशन है एक तरह से, मतलब कि जो ह्यूमर्स वगैरह गलत ह्यूमर्स हैं और उसके अलावा कंपोनेंट्स हैं, कह लें कि उसको वो अफेक्ट करता है। उसके अलावा थर्ड ये है कि हम जो भी यूरिन सैंपल लेते हैं तो हम उसको फ्रेशली एग्जामिन करते हैं और उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखते। मतलब अगर आपने यूरिन सैंपल लिया तो उसके 5 to 10 मिनट्स में ही हम उसके जो फीचर्स हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। और जो तिब के अंदर हम मोस्टली फीचर्स ऑब्ज़र्व करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के लिए फिर हम जो आज मॉडर्न डे टेस्टिंग्स हैं वो अप्लाई करते हैं। तो यूरिन डायग्नोसिस जो तिब में इस्तेमाल होती है वो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स जो हैं यूरिन के अंदर उनको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम जब भी यूरिन लेते हैं तो हम मॉर्निंग यूरिन लेने का एक तो मकसद मैंने बताया कि एक तो बॉडी फ्रेश होती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से उसको अफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हमने जब सुबह उठ के निहार मुंह हम ये सारे सैंपल्स लेते हैं तो हमारे ऊपर किसी डाइट का, किसी मेडिसिन का एज सच कोई इफेक्ट नहीं हुआ होता या हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए होते। जिस तरह कुछ लोग डायोरेटिक्स खा लेते हैं, कुछ लोग कोई डाइट इस तरह की खा लेते हैं जो यूरिन को इन्फ्लुएंस करती है या फिर यूरिन प्रोडक्शन को कम करती है। तो इसीलिए हम मॉर्निंग सैंपल्स लेते हैं ताकि जो डाइट और मेडिसिन का इफेक्ट है वो भी उस पर ना हो। तो इसीलिए हम मॉर्निंग सैंपल्स लेते हैं, और यूरिन जब भी हमने कलेक्ट करना है उसमें हमारे पास जो डाइट और मेडिसिन है उसका कोई भी एज सच कह लें कि इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और लास्टली ये है कि हम जब यूरिन सैंपल लेते हैं तो ये है कि हम जो यूरिन है उसको स्टोर हमें नहीं करना चाहिए, रिटेन नहीं करना चाहिए पूरी रात। ये कह लें कि एक मिथ है। जो यूरिन है
वो हमें वो यूरिन चेक करना चाहिए जो पूरी रात जिसने हमारी बॉडी में स्टे किया हो, और फिर सुबह उठ के जब हम फर्स्ट मतलब वॉशरूम करने जाते हैं, उस वक्त जो यूरिन सैंपल आता है वो हमारा कह लें कि करेक्ट मेजरमेंट देता है। जो लोग बार बार रात को उठ के वॉशरूम जाते हैं, वो कह लें कि जो यूरिन सैंपल है कह लें कि उसके थ्रू जो ऑब्टेन होता है, मतलब कि या रात को उठ के 2-3 दफ़ा जो लोग वॉशरूम जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो यूरिन उनके ब्लैडर में स्टोर होता है वो बार बार बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह बार बार उनके बॉडी में जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होती रहती है, और इस तरह जो रिटेन्ड यूरिन है पूरी रात का, वो उनके अंदर कलेक्ट नहीं होता, और वही रिटेन्ड यूरिन ही हम सुबह टाइम मॉर्निंग में चेक करते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये तरीका ये है कि रात को सोने से कबल आधा घंटा पहले आप अपने जो भी वॉशरूम वगैरह वो करके सुकून से आके बिस्तर पे लेट जाएं। उसके बाद सुबह उठ के जो फर्स्ट यूरिन या फर्स्ट टूल सैंपल है वो हम कलेक्ट करते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जिस तरह डायबिटीज़ की कंडीशन है, उसमें ये होता है कि रात को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, रात को यूरिन आता है, तो वो हमारे पास कह लें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। मगर मेनली जो हम यूरिन चेक करते हैं वो रात का पूरा रिटेन हुआ यूरिन होता है हमारी ब्लैडर में, और उसको हम फर्स्ट मॉर्निंग में चेक करते हैं। तो ये हमारे पास मेजर्स हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है, तभी हम जो यूरिन सैंपल लेंगे उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो हमें कह लें कि सही तशखीस बताएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स में ये है कि हम जौन सी चीज़ें चेक करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उस यूरिन का कलर। उसके बाद उसकी स्मेल आ जाती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है उसकी सफाई और कुदूरत, मतलब कि वो कितना साफ़ सुथरा है यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर भी हमारे पास उसकी कह लें कि फीचर्स आ जाती हैं कि कुछ यूरिन क्लियर होते हैं, और कुछ यूरिन होते हैं जो एक तरह से फोमी या एक तरह से भारी टाइप, या जिस तरह एक शीशा होता है तो शीशा साफ होता है और शीशा गंदा भी होता है। तो जो गंदा शीशा होता है उसमें वाइटिश और उसमें ब्लरीनेस ज़्यादा मौजूद होती है। तो इसी तरह यूरिन में है, साफ़ यूरिन जो है वो आपको क्लियर नज़र आएगा, जबकि जो कुदूरत वाला यूरिन है उसमें टर्बिडिटी नज़र आएगी, उसमें वो क्लियर नहीं नज़र आएगा आपको। तो ये भी हम चीज़ चेक करते हैं। उसके अलावा क्वांटिटी चेक करते हैं, आया ज़्यादा यूरिन आ रहा है कम आ रहा है। उसके बाद सेडिमेंट्स जो हमारे पास यूरिन में होते हैं, सेडिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं यूरिन में जो हमारे पास यूरिन के अंदर तैर रही होती हैं, ये यूरिन के अंदर बैठ जाती हैं। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स में या फिर रसूब के अंदर सिर्फ वो चीज़ें नहीं आ जाती जो यूरिन के अंदर बैठ जाती हैं, इसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो यूरिन के अंदर एक तरह से तैर भी रही होती हैं। मतलब कि यूरिन हमारे पास ज़्यादातर वाटर कंटेंट से बना हुआ होता है, तो उस वाटर कंटेंट के अंदर कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, सेडिमेंटेशन उनकी हो जाएगी, वो नीचे बैठी होंगी, और कुछ चीज़ें वो उसके अंदर तैर रही होंगी, जो कह लें कि एक तरह से उस वाटर मीडियम के अंदर कह लें कि घुलेंगी नहीं, वो अलहदा से एक हमें नज़र आ रही होंगी। तो उसको भी हम सेडिमेंट्स में या रसूब में शामिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास फोम आ जाता है, कि जो यूरिन है उसके अंदर फोम है, उसके साइज़ क्या है, उसके अलावा उसके अंदर स्मेल वगैरह आ रही है या नहीं आ रही फॉर्म में, ये हम चेक करते हैं। और लास्ट में हम यूरिन की जो कंसिस्टेंसी है, आया कि वो रकीक है या गलीज़ है, वो कह लें कि हम चेक करते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो फीचर्स हैं ये हम यूरिन डायग्नोसिस में चेक करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उन फीचर्स को जो आसान हैं या स्मॉल ही हैं, उनको हम जल्दी मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले स्मेल को डिस्कस कर लेते हैं। स्मेल का मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्मेल जो है वो दरअसल रिलेट करता है हमारे पास हॉटनेस के साथ, कि जब भी हमारी बॉडी में हरारत बढ़ेगी तो हमारी जितनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, उनके अंदर से जो भी कहने के फजलात वगैरह निकलेंगे, उनके अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। जैसे जो गर्म मिजाज वाले बंदे होते हैं उनको अगर यूरिन आएगा तो उनके यूरिन में एक स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल आएगी। इसी तरह एक गर्म मिजाज वाला बंदा है, अगर वो स्टूल पास करेगा उसके स्टूल में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। इसी तरह अगर एक गर्म मिजाज वाला बंदा है, वो पसीना उसको आएगा तो उसके पसीने में भी स्मेल आएगी। तो ये जो स्मेल है
फाउल स्मेल जो है ये हम हॉटनेस के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन की यूरिन में हमारे पास स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, तो वो हम कहते हैं कि इसकी जिस्म में सफरा या जो हॉटनेस है वो हमारे पास इंक्रीज्ड है। जबकि जो रुतूबत जिनकी इंक्रीज होती है उनके जो यूरिन है उनके अंदर इतनी तेज़ और फाउल स्मेल नहीं आती। उसके अलावा जो हमारे पास ड्राइनेस वाले पेशेंट्स होते हैं तो उनके हमारे पास जो कह लें कि टेम्परामेंट होता है, उनके अंदर कोई भी कह लें कि ऐसा स्मेल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वो नहीं पाई जाती, उनके अंदर स्मेल बिल्कुल भी वो मौजूद नहीं होती। एक मिनट। स्टूल सैंपल वैसे आज के कह लें कि उसमें नहीं लिया जाता मॉडर्न पैराडाइम में, मगर इसको कंसिडर करना चाहिए। पेशेंट से हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं स्टूल के बारे में। वैसे मॉडर्न जो आज के तिब्बा वगैरह हैं वो स्टूल सैंपल ऐसे नहीं लेते हैं। सर सेडिमेंट यूरिन में ऐसे कौन सी चीज़ होती हैं जो सेडिमेंट होती हैं? इससे कोई एग्जाम या थोड़ी कन्फ्यूजन है। सेडिमेंट्स हमारे पास कह लें कि वो डिफरेंट क्रिस्टल्स हो सकते हैं। उसके अलावा सेडिमेंट्स जो हैं वो मेनली क्रिस्टल्स ही होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। उसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं उनके पार्टिकल्स भी होते हैं जो नीचे हमारे पास यूरिन जो है उसमें बैठ जाते हैं। उसके अलावा जो फ्लैगम होती है, थिक फ्लैगम, वो भी हमारे पास कह लें कि जो यूरिन है उसमें एज अ सेडिमेंट अलहदा होके हमें दिखती है, वो तैरती है। और वो जो हमारे पास यूरिन है उसके अंदर जो एक तरह से अलहदा जो है उसकी एक अपीयरेंस दिख रही होती है। स्मेल जो है वो हमारे पास हॉटनेस से रिलेटेड होती है। जिस तरह कह लें कि जो भी पर्सन है अगर उसके जिस्म में हॉटनेस इंक्रीज्ड है तो उसके यूरिन में, स्टूल में, उसके स्वेटिंग में हमें स्मेल जो है वो ज़्यादा मिलेगी। जबकि जो हमारे पास वेट पर्सन है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग और फाउल स्मेल नहीं मिलेगी, उसकी नॉर्मल स्मेल होगी। और जो हमारे पास ड्राई है, ड्राइनेस का जो मजाज है उसके अंदर हमें स्मेल जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास स्मेल से रिलेटेड। तो स्मेल जो है वो हमने कह लें डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमें पता है जो यूरिन है अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, फ्रीक्वेंट अर्जेंसी फील हो रही है यूरिन की, या ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो ये हमारे पास वेटनेस से रिलेटेड है। बॉडी में वेटनेस अगर इंक्रीज़ हो जाए तब हमें कह लें कि ज़्यादा यूरिन आता है। उसके अलावा कुछ इरिटेशन वाली कंडीशंस भी होती हैं, जिस तरह हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या हमारे पास सिस्टाइटिस वगैरह ऐसी कंडीशंस हो जाएं, उसमें भी हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। और अगर हमारे पास जो ब्लैडर है अगर उनके जो स्पिंचर मसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए या वो ओवर रिएक्टिव हो जाए, जिस तरह ओवर रिएक्टिव ब्लैडर है, उसमें भी हमारे पास जो यूरिन है वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और कई दफ़ा उसकी जो नॉर्मल दिन में एक क्वांटिटी होती है यूरिन की उससे भी वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे पास यूरिन की क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। और मेनली इसमें अगर हम देखें तो वो वेटनेस जो है वो कॉज कर रही होती है यूरिन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करवाने के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूरिन की क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ड्राइनेस में कम होती है। ड्राइनेस के अंदर ये होता है कि यूरिन प्रोड्यूस तो होता है मगर वो कंसनट्रेटेड होता है और लो इन क्वांटिटी होता है, और इतना हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होता। यूरिन की अंदर जो सॉल्ट्स हैं उसके रसूब हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो ऐसे ड्राई यूरिन के अंदर सेडिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होंगे क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो यूरिन की वो ज़्यादा मौजूद होती है। यूरिन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड मौजूद होता है। तो ऐसा यूरिन जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि सेडिमेंट्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, वो कंसंट्रेटेड होता है और वो क्वांटिटी में कम होता है, और ये सारे फीचर्स हमें ड्राइनेस में मिल रही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम फीचर डिस्कस करें
तो वो आ जाता है कलर। कलर में हमारे पास मेनली 5 कलर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारे पास असफर, जो हम सफरा से जिसको रिलेट करते हैं। सेकंड है हमारे पास अहमर, जिसको हम हमरा से या रेड से रिलेट करते हैं। थर्ड हमारे पास है अबियद, जिसे हम वाइट कलर भी बोलते हैं। चौथा हमारे पास है असवद, जिसे हम ब्लैक कलर बोलते हैं। और पांचवा है हमारे पास अखदर, जिसे हम ग्रीन कलर बोलते हैं। ये जितने भी कलर के नेम्स हैं ये सारे हमारे पास अरेबिक के अंदर हैं, मतलब असफर, अहमर, अबियद, असवद, अखदर, ये सारे अरेबिक नेम हैं और ये कलर्स को डिनोट करते हैं। असफर कलर जो है, जो सफरा का कलर है, इसके फिर आगे 5 टाइप्स हैं। अब वो 5 टाइप्स जो हैं वो अगर हम कलेक्टिवली उनको देखें तो वो उन्होंने हायरार्की वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहला टाइप का असफर रंग है वो कम माइल्ड हॉटनेस को शो करेगा, उससे सेकंड वाला उससे ज़्यादा हॉटनेस, उससे थर्ड वाला उससे ज़्यादा हॉटनेस, और इस तरह वो एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहते हैं कि जो असफर रंग है उसमें डिफरेंट हमारे पास कह लें कि वो आ जाती हैं, हायरार्की वाइज उसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो जो सबसे कह लें कि जो असफर रंग है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी में सफरा को शो करता है और हॉटनेस को शो करता है। तो अगर हमें यूरिन एक सैंपल मिलता है उसके अंदर हमारे पास जो सफरा है वो मौजूद होता है, तो वो मतलब कि जो येलो रंग है वो मौजूद होता है, तो ये हमारे पास बॉडी में सफरा को शो करता है और इंक्रीज्ड हॉटनेस है उसको वो शो करता है। उसके अलावा जो असफर रंग है उसकी एक्सट्रीम अगर हम देखें तो वो जो रंग मिलता है हमें यूरिन का वो मिलता है ज़ाफ़रानी रंग। ज़ाफ़रानी रंग जो है वो हमारे पास जिस तरह ज़ाफ़रान का पानी होता है ना, ज़ाफ़रान अगर 2-3 हम उसके जो दाने हैं जो वो अगर हम एक पानी में डालें तो उसके बाद जो उसको हल करें तो उस पानी का जो रंग हो जाता है वो हमारे पास कह लें कि असफर रंग की एक एक्सट्रीम जो है वो कलर है, और वो हमारे पास इंक्रीज बॉडी में हॉटनेस और सफरा को है वो डिनोट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अहमर रंग। अहमर रंग जो है वो शो करता है हमारे पास बॉडी में जब भी ब्लीडिंग होती है तब उसके अंदर अगर खून आता है तो वो खून की वजह से कह लें कि ये अहमर रंग जो है वो शो करता है। और ये दमवी मिजाज के लोगों में वैसे ही नॉर्मली उनके जो यूरिन है उनके अंदर हल्की सी जो लाली है वो पाई जाती है। जबकि अगर पैथोलॉजिकली देखें तो ये ब्लीडिंग की कंडीशंस के अंदर जो अहमर रंग है या जो रेड कलर है वो हमें मिल रहा होता है। अगर फ्रेश ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में हमारे पास अ, जो फ्रेश ब्लीडिंग है उसमें हमारे पास कह लें कि यूरिन में जो कलर आता है वो ब्राइट रेड होता है। जबकि अगर जो कह लें कि मोस्टली जो हमें इसमें कलर मिल रहा होता है वो कह लें कि रेड मिल रहा होता है। और ये हमारे पास दमवी मिजाज में, नॉर्मली दमवी मिजाज में जो यूरिन का रंग है वो इस तरह स्लाइट रेडिश मिल रहा होता है। और वैसे अगर पैथोलॉजिकली देखें तो ये हमें ब्लीडिंग की कंडीशन में अहमर रंग जो है वो मिलता है। मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, मगर अब दोबारा आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करने। इस तरह ये होता है कि जब एक इंसान लेक्चर ले रहा होता है तो वो दरमियान दरमियान में बार बार क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो सारा एक रिदम जो है वो ख़राब हो जाता है। जी, अहमर रंग जो है वो ब्लड को ही शो करता है, ऐसे तो नहीं यूरिन में ब्लड आ जाता। यहाँ पे ऐसे तो नहीं यूरिन में एक रेड कलर आ जाता। वो रेड कलर कोई ना कोई रीज़न की वजह से ही आता है। तो वो रीज़न क्या है? वो ब्लीडिंग है। अगर यूटीआई है कोई या फिर कोई इंटरनल जो यूरेटर है, यूरेथ्रेसिस जो हमारे पास ब्लैडर है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में हमारे पास ब्लीडिंग आ जाती है। वैसे मैंने बताया है कि ये पैथोलॉजिकली भी शो होता है और नॉर्मली भी ये शो होता है। नॉर्मली शो होता है दमवी मिजाज लोगों में कि उनका जो यूरिन होता है उनमें नॉर्मली जो कलर मिल रहा होता है वो रेड मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास 2 कलर्स हो गए। थर्ड हमारे पास है वो अबियद है। अबियद मुराद सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग जो है वो ज़्यादातर वेट लोगों में मिलता है। वेटनेस इंक्रीज होने की ये निशानदेही है। फ्लैगमेटिक लोगों में मिलता है। उसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा वेट ग़िज़ाएँ खाते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनके अंदर हमें ये कह लें कि कलर मिलता है।
उसके अलावा फोर्थ जो है हमारे पास अस्वद रंग है, ब्लैक रंग है। अब ब्लैक रंग का यूरिन जो है ये हमारे पास क्लिनिकली इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तिब के लिहाज से भी, क्योंकि जो ब्लैक रंग है और ग्रीन रंग है ये दोनों क्रॉनिक केसेस को शो करता है। नॉर्मली यूरिन के अंदर आपको रेड कलर नहीं मिलेगा, या ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, या ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। नॉर्मल रंग जो है हमारे पास यूरिन में वो येलो है, या हमारे पास वाइट है, या इन दोनों के दरमियान है। जो रेड रंग है ये भी पैथोलॉजिकली ही मिलता है मोस्टली। जो अस्वद रंग है वो भी हमारे पास पैथोलॉजिकली मिलता है, और अख्दर भी पैथोलॉजिकली मिलता है। जो ब्लैक रंग है मतलब अस्वद रंग है, ये हमें एहतराक वाली कंडीशन में मिलता है। एहतराक वो कंडीशन होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम हीट की वजह से जो हमारे इंटरनल ह्यूमर्स हैं वो पकने लग पड़ते हैं, और उस केस में वो एक ब्लैक कलर की अपीयरेंस इख्तियार करने लग पड़ते हैं। तो वो हमारे पास एहतराक की कंडीशन है, और उस केस में हमारे पास जो यूरिन हमें मिल रहा होता है वो ब्लैक रंग का होता है। उसके अलावा अगर हमारी जो बॉडी है उसमें हरारत गरीज़ी जो है वो अगर कह लें कि उसमें इशू आ जाए, वो कम हो जाए, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो हमें मिल रहा होता है यूरिन का कलर वो असवद मिल रहा होता है। और थर्ड, अगर हमारी बॉडी में क्रॉनिकली जो ब्लैक बाइल है वो डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि हमें पता है ये स्टूल, यूरिन, ये हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी पाथवेज हैं जहाँ से ये जो हमारे पास ह्यूमर्स हैं उन्होंने बाहर निकलना है। तो अगर हमारी बॉडी में क्रॉनिकली कोई ब्लैक बाइल डिपॉजिट है, तो अगर हमने कोई नूज़ज लिया है या हमने कोई ऐसी चीज़ ली है जो उस क्रॉनिक ब्लैक बाइल को हमारे जिस्म से रिमूव कर रही है, तो उन्होंने रिमूव इसी पाथवे के थ्रू ही होना है ना, या उन्होंने स्टूल या यूरिन के थ्रू होना है। तो उस केस में जब क्रॉनिक ब्लैक बाइल रिमूव हो रही होती है हमारी बॉडी में, उस केस में भी हमें जो ब्लैक यूरिन है वो मिलता है, और ये शो करता है कि हमारी बॉडी में कोई क्रॉनिक ब्लैक बाइल का डिपॉजिट मौजूद है, जिसकी वजह से जब वो रिमूव हुआ है तब ये हमें असवद जो रंग है, ब्लैक रंग है, वो मिला है हमारी बॉडी में। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है सिर्फ एक पैरामीटर को देख के तो नहीं ना, या एक डायग्नोसिस यूरिन डायग्नोसिस के थ्रू नहीं ना हमने उसको फाइंड आउट कर लेना। हमने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है ना, उसकी पास हिस्ट्री लेनी है, उसकी यूरिन सैंपल, उसका पल्स लेना है, उसका बाकी पैरामीटर्स भी चेक करने हैं, तब हम पता लगाएंगे कि अच्छा वजह क्या है, क्रोनिक ब्लैक बेल्ट डिपॉजिट था, एहतराक था, या हरारत ग्रीजी का मसला था। तो जनरली अगर बात करें, अस्वद जो है रंग, ब्लैक रंग जो है, वो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हमें यूरिन के अंदर मिलता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास कलर, वो है अख्दर, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हमारे पास जो है वो तब मिलता है जब हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से डेथ के करीब जा रही हो, तब हमारे पास ये कलर मिलता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा चार्जिंग पर लगा लूँ लैपटॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अख्दर जो रंग है ये हमें मोस्टली तब मिलता है जब हमारी जो बॉडी है उसमें इतनी टूट फूट हो जाती है, इतना डैमेज हो जाता है कि वो मौत के करीब जो है हमारी बॉडी जो है वो जा रही होती है, तब हमें ये कलर मिलता है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले फस्तकी रंग है। फस्तकी रंग जो है वो रंग है जिसके अंदर मोस्टली हमारे पास येलो रंग होता है, उसके साथ कुछ क्या लें कि ग्रीन हमें अपेयरेंस मिल रही होती है। तो ये दो कलर्स का मिक्सचर है, येलो और ग्रीन कलर। तो फस्तकी रंग जो है ये हमारे पास ओवरऑल बॉडी के अंदर कोल्डनेस जो है उसको शो करता है, और कोल्डनेस भी जो नॉर्मल कोल्डनेस है उसको नहीं शो करता। ये कह लें कि एक एक्सट्रीम लेवल के अंदर अगर हम देखें तब हमें ये केसेस मिलते हैं फस्तकी रंग का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जंजारी रंग है। जंजारी रंग मोस्टली हमें कन्वर्जेंस वाले पेशेंट्स में मिलता है, जो दिमागी अमराज के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये कलर हमें मिलता है। ये जिस तरह एक रस्ट का कलर होता है ना,
ब्लूइश ग्रीनिश और हल्का सा उसमें वाइट में टेक्सचर मिलता है, वैसे इसका रंग होता है और मोस्टली ये दिमागी मरीज़ों में हमें मिलता है। थर्ड हमारे पास है नालजी रंग, जिसको हम कह लें ग्रीनिश ब्लैक भी बोलते हैं। ये ऐसा कलर है जो ग्रीन होता है मगर इसमें स्याह कलर की हमें एक तरह से अपीयरेंस मिलती है, मतलब कि डार्क ग्रीनिश टाइप एक तरह से कलर होता है। तो ये हमें कह लें कि जो एक्सट्रीम कोल्डनेस है, एंड लेवल की कोल्डनेस, और उसके अंदर ये हमें मिलता है, उस उन पेशेंट्स में हमें ये मिलता है। ख़ास तौर पे इन लोगों के जो हाथ पैर हैं वो हमारे पास मूव नहीं होते, हाथ पैर सो जाते हैं, और उन पेशेंट्स में हमें ये कह लें कि मिलता है। और ये ख़ास तौर पे जो लोग करीबुल मर्ग होते हैं, जो डेथ के करीब होते हैं, उनके अंदर ये हमें नालजी जो रंग है एक तरह से यूरिन का, वो मिलता है। तो ये कह लें हमारे पास कलर वाइज इसकी डिफ्रेंशिएशन है। कलर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, दो कलर्स नॉर्मल हैं, वाइट और येलो। उसके अलावा जो दमी मिजाज लोग हैं उनके अंदर जो रेड रंग है वो नॉर्मली पाया जाता है। वो हल्का रेड रंग होता है, ना कि एक ब्राइट और एक साफ रेड रंग। वो एक हल्का रेड रंग होता है, वो उनकी मिजाज के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। जबकि पैथोलॉजिकली अगर देखें तो हमारे पास ब्लैक, ग्रीन और जो रेड रंग है वो पैथोलॉजिकली भी पाया जाता है। ये हमारे पास रंग था। रंग के अतबार से किस तरह देखते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमारे पास एक यूरिन है रकीक और दूसरा गलीज़ है। रकीक हम कहते हैं वो यूरिन जिसकी कंसिस्टेंसी थिन हो। थिन कंसिस्टेंसी जो यूरिन है वो डिपेंड करता है हमारी वाटर इनटेक पे और हमारी डाइजेशन पे। अगर हम वाटर इनटेक प्रॉपर रख रहे हैं और हमारी डाइजेशन वीक है, तो उस वीक डाइजेशन की वजह से और हमारे यूरिनरी सिस्टम के वीक होने की वजह से होता ये है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम जो है उसका काम होता है कि वो जो हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं उनको कह लें कि हमारी जो सिस्टम है उससे सेपरेट कर लेता है, उससे अलहदा कर लेता है। तो जब हमारे पास डाइजेशन जो है वो वीक होती है और यूरिनरी सिस्टम जो है वो वीक होता है, तो ये एक तरह से जो सेपरेशन वाला अमल है वो हमारे पास प्रॉपर कह लें कि नहीं हो पाता, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमें यूरिन मिल रहा होता है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कह लें कि थिन मिल रही होती है, और उसके अंदर यूरिन जो है वो ज़्यादा हमें मिल रहा होता है। और ये ज़्यादातर हमें जो रकीक यूरिन या थिन कंसिस्टेंसी वाला या फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज अगर हम देखें यूरिन जो है वो हमें ज़्यादातर मिल रहा होता है जो कोल्ड मिजाज वाले लोग होते हैं और ओबीस पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये हमें रकीक जो यूरिन है वो मिलता है। उसके अलावा जो गलीज़ यूरिन है ये मतलब कि जो कंसिस्टेंसी में थिक हो, मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन हो, ये हमें ज़्यादातर मिलता है उस कंडीशन में जब हमारी कोई इंटरनल इन्फ्लामेशन जो है वो रिजॉल्व हुई हो। जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनको मुंह पर ऐसे दाने होते हैं या जिस्म में ऐसे दाने होते हैं जो कभी भी रिजॉल्व नहीं होते, वो उधर ही मौजूद रहते हैं। तो जब वो दाने रिजॉल्व होते हैं, वो दाने रिमूव होते हैं, तब उनके रिजॉल्व होने की वजह से हमारा जो यूरिन रिलीज होता है वो गलीज होता है, और इसको हम एज एन इंडिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दी है किसी पेशेंट को कोई दाने वगैरह रिमूव करने के लिए उसके जिस्म से, तो वो जब दाने रिमूव होंगे जिस्म से तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन रिजॉल्व होगी, तो उस इन्फ्लामेशन रिजॉल्व होने की वजह से जो यूरिन है वो गलीज होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे रहे हैं वो वाकई इफ़ेक्ट कर रही है बॉडी पे या नहीं कर रही है। तो ये एज एन इंडिकेटर भी इस्तेमाल होता है गलीज यूरिन इन्फ्लेमेट जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देखते हैं। तो हम इसको भी देखते हैं कि हम जब एंटी इन्फ्लेमेटरी किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस वजह से उसका यूरिन गलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व करने में हम चेक करते हैं। उसके अलावा डाइजेशन जो है वो भी हमारे यूरिन को गलीज कर देती है। वो इस तरह करती है कि जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं तो वो गोश्त जो है हमारी बॉडी के अंदर जो मादे हैं उनको गाढ़ा करता है, उनको गलीज करता है, और उस वजह से भी ओवरऑल जो है हमारी बॉडी में एक गलीज या फिर एक
कंसिस्टेंसी में थिक जो है वो यूरिन वो बनता है। तो इस तरह कह लें कि कंसिस्टेंसी वाइज रकीक और गलीज जो है हमारे पास यूरिन बनता है। और ये कह लें कि कंसंट्रेशन को एक तरह से शो करता है कि एक कंसंट्रेशन में हमारे पास एक कंसंट्रेटेड यूरिन है और दूसरा हमारे पास कह लें कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, वो हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोम। फोम जो है वो यूरिन के ऊपर बन जाती है और ये हमारे पास कह लें कि ड्राइनेस और वेटनेस के मिलने की वजह से बनती है। मेनली ये ड्राइनेस की वजह से होती है, मगर जब ड्राइनेस और वेटनेस एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, मिल जाएं, तब हमारे पास ये फोम जो है वो बन जाती है। और फोम को भी हम आगे थिकनेस के एतबार से और कह लें कि उसके साइज़ के एतबार से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर एक फॉर्म जो है जो यूरिन के ऊपर फॉर्म बना है वो बिग फॉर्म्स बन रहे हैं, मतलब बबल्स वगैरह फॉर्म जो बन रहे हैं वो बड़े बन रहे हैं साइज़ में, और कंसिस्टेंसी भी उसकी थिक है, तो ये हमारे पास बॉडी में जो थिक ह्यूमर्स हैं उनको शो करता है। और ड्राइनेस को ये डिनोट करता है कि बॉडी में ड्राइनेस इतनी इंक्रीज़ कर गई है। और उसके अलावा अगर यही छोटे छोटे फॉर्म बबल्स बन रहे हैं तो ये हमारे पास वेटनेस को डिनोट करता है। इतना आसान, मतलब कि हमारे पास इसके वो है फाइंडिंग्स हैं। अगर एक बड़े फॉर्म्स बन रहे हैं, थिक यूरिन है, तो ये हमारे पास ड्राइनेस की डोमिनेंसी को शो करता है। उसके अलावा अगर वही स्मॉल फॉर्म बबल्स बन रहे हैं, थिन कंसिस्टेंसी है, डाइल्यूटेड है यूरिन, तो ये वेटनेस को शो करता है। और ये शो करता है कि जो हमारे बॉडी में ह्यूमर्स मौजूद हैं उनकी कंसिस्टेंसी थिन है। जी भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर के। हॉस्टल में लड़के आ गए थे इसलिए थोड़ा दिमाग जो है उस तरफ चले गया। नेक्स्ट हमारे पास कलर आ जाता है। कलर जो है हमारे पास वो किडनी डिसऑर्डर्स को शो करता है, और जॉन्डस की कंडीशन में हमें जो है वो कलर्स मिलता है। जॉन्डस में भी हमारे पास कह लें कि इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, ब्लैक जॉन्डस आ जाता है और येलो जॉन्डस आ जाता है। ब्लैक जॉन्डस के अंदर जो कलर मिलता है फॉर्म का वो हमारे पास ब्लैक मिलता है, और येलो जॉन्डस के अंदर हमें जो कलर मिलता है वो कह लें येलो और रेड का मिक्सचर मिलता है। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये लिवर डिसऑर्डर्स को भी शो करता है और किडनी डिसऑर्डर्स को भी हमारे पास ये शो करता है। लिवर डिसऑर्डर्स में मोस्टली ये जॉन्डिस को शो करता है। जॉन्डिस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, ब्लैक और येलो। ब्लैक जॉन्डिस के अंदर जो फॉर्म का कलर है, यूरिन का नहीं, फॉर्म का कलर है, फॉर्म का कलर हमें ब्लैक मिलेगा, उसके अंदर हल्का ब्लैकिश कलर मिलेगा। जबकि जो येलो जॉन्डिस है उसके अंदर जो फॉर्म का कलर हमें मिलेगा वो हमारे पास येलो और रेड का मिक्सचर होगा। उसमें दोनों की ही कह लें कि एक तरह से रंग की तासीर जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। उसके बाद कह लें कि ये हमारे पास इसके मेन फाइंडिंग्स हैं। उसके अलावा किडनी डिसऑर्डर्स में मैंने कहा, किडनी डिसऑर्डर्स में हमें फॉर्म मिलती है। तो हमें आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी पता है कि जब हमारी यूरिन में फॉर्म वगैरह मौजूद होती है या हमारी यूरिन में प्रोटीन्स आ रही होती हैं, तो ये हमारे पास शो करता है किडनी डिसऑर्डर को। और इस केस में क्या होगा कि जो यूरिन है वो थिक प्रोड्यूस होगा, फ्लैंक पेन महसूस होगी, और एक तरह से जो फॉर्म हमें मिलेगी वो बिग फॉर्म होगी। मतलब फॉर्म के अंदर जो बबल्स हैं वो बिग होंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, और उसका जो कलर है वो हमारे पास डार्क येलोइश होगा। तो ये हमारे पास किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर भी हमें जो फॉर्म है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। तो ये हम इसको फॉर्म के लिहाज से उसके कलर को हम चेक करते हैं। उसके उसके बाद हम जो उसके अंदर बबल्स बनते हैं उसके जो साइज़ है उसके एतबार से चेक करते हैं कि उस ह्यूमर्स कौन से मौजूद हैं, और इस तरह हम डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने में इसकी हेल्प लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कह लें नॉर्मल भी मौजूद होते हैं, कह लें कि यूरिन में, और अब नॉर्मल भी मौजूद होते हैं। नॉर्मल को हम तबई बोलते हैं। नॉर्मल जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं।
वो बैठ जाते हैं और उनकी हमारे पास एज सच कह लें कि कोई स्मेल मौजूद नहीं होती है। जबकि जो गैर तबई हैं, जो अननेचुरल हैं, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वो सबसे पहले हमारे पास होते हैं खराती, और दूसरा हमारे पास होते हैं रमली। खराती जो हैं ये हमारे पास कह लें इनिशियल कंडीशन में मिलते हैं, किडनी स्टोन्स की इनिशियल कंडीशन में। जब किडनी स्टोन्स डेवलप हो रहे होते हैं तब हमें ये सेडिमेंट्स मिलते हैं। इनकी शेप किस तरह की होती है? ये जिस तरह अगर जो वीट है उसका जो छिलका है, वैसे इनकी अपीयरेंस हमें मिलती हैं। जो खरात के दाने होते हैं, छिलके होते हैं, वैसे इनकी अपीयरेंस मिलती है। तो अगर ये दाने हमें यूरिन में एज ए सेडिमेंट्स अलहदा होते मिलते हैं, इसका मतलब जो पेशेंट है वो उसके अंदर किडनी स्टोन्स डिवेलप हो रहे हैं। उसके अलावा ये और कौन सी कंडीशंस में हमें मिलता है? जब हमारा जो हाजमा है वो कमज़ोर होता है, उस कंडीशन में मिलता है। जो किडनी स्टोन्स है ना, ये मोस्टली हमारे पास जो इशू है, अगर हम इसे देखें तिब्बी लिहाज से, यूनानी मेडिसिन में देखें, तो ये हमारे पास डाइजेशन का इशू होता है कि जब हमारी खुराक प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बड़े मैटर हैं, जो फ्लैगम है, जो ह्यूमर्स हैं, वो अब नॉर्मल ह्यूमर्स बनते हैं, वो बड़े ह्यूमर्स बनते हैं, और फिर जब वो किडनी में जाते हैं तो किडनी में जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो एबनॉर्मल ह्यूमर्स किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो वो एक कैल्सीफाइड सा या एक स्ट्रॉन्ग सा स्टोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो हमारे पास कह लें कि किडनी स्टोन्स होती हैं। तो ये बीमारी स्टार्ट होती ही हमारे पास कह लें कि मेनली जो है वो हाजमे की ख़राब होने की वजह से होती है। कि जब हमारा हाजमा ठीक नहीं होगा, एबनॉर्मल ह्यूमर्स बनेंगे, वो एबनॉर्मल ह्यूमर्स जब किडनी से पास करेंगे तो वहाँ पर अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, और फिर वहाँ पर ड्राइनेस कॉज करेंगे, और फिर वहाँ पर उनके जो किडनी स्टोन्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जिन लोगों का डाइजेशन वीक हो उनके अंदर भी हमें कह लें कि जो यूरिन मिल रहा होता है उसमें ये फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर बॉडी में सौदा, मतलब कि ड्राइनेस इंक्रीज़ हो जाए, कोल्डनेस इंक्रीज़ हो जाए, कोल्डनेस एंड ड्राइनेस इंक्रीज़ हो जाए, तब हमें ये अपीयरेंस मिलती है, सेडिमेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा कह लें मिनरल्स या फिर साल्ट्स जो हैं हमारे, अगर हम मिनरल्स ज़्यादा कंज्यूम करें और हमारे जो यूरिन है उसमें साल्ट्स वगैरह वो ज़्यादा निकल रहे हों, या हम ज़्यादा सॉल्ट्स कंज्यूम करें, उस केस में भी हमारे पास जो खराती सेडिमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। सेकंड हमारे पास है वो है रमली। रमली जो है ये इसको हम रिलेट करते हैं सैंड के साथ, रेत के साथ रिलेट करते हैं। अगर हमें यूरिन के अंदर रेत की तरह के दाने मिलते हैं, सेडिमेंट्स मिलते हैं, तो ये हमारे पास किडनी स्टोन्स को डिनोट करता है कि हमारे जो किडनीज हैं उनमें स्टोन्स वगैरह बन चुकी हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास जो यूरिन आ रहा होता है उसमें कह लें कि रेड कलर भी हमें मिलता है। तो ये हमें दो साइंस मिलते हैं, एक रेमली कह लें कि अपीयरेंस मिलती है, सैंडी अपीयरेंस मिलती है। उसके अलावा जो कलर है यूरिन का वो रेड हो जाता है। तो ये कह लें हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट है गैर तबई सेडिमेंट्स के अंदर। उसके अलावा मैंने बताया कि कुछ सेडिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली भी हमें मिलते हैं। मतलब नॉर्मल सेडिमेंट्स क्या हैं कि वो वाइटिश कलर के होते हैं और सिंक कर जाते हैं, फ्लोर में बैठ जाते हैं हमारे, अगर हम यूरिन को वैसे छोड़ दें तो वो नीचे सुकून से बैठ जाते हैं, वाइट कलर के होते हैं और उनकी कोई फाउल स्मेल नहीं होती है। जबकि ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें जो दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह पस सेल्स वगैरह हैं, तो वो पस सेल्स भी यही एक तरह से अपीयरेंस देते हैं कि वो वाइट होते हैं, वो भी हमारे पास यही फीचर्स एक तरह से दे रहे होते हैं, मगर उनमें ये हमें फीचर मिलता है कि वो स्मेल देते हैं, उनकी एक फाउल स्मेल होती है। तो पस सेल्स भी हमारे पास गैर तबई सेडिमेंट्स में हमें मिल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो भी हमें, जो लहम है और जो शहम है, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स हैं, ये दोनों भी हमें कह लें कि यूरिन के अंदर एज सेडिमेंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और इनको हम कह लें कि जो इनको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर भी हमें सेडिमेंट्स कह लें कि जो नॉर्मल यूरिन है वो मिलता है। उसके अंदर अगर हम यूरिन देखें
ये सेडिमेंट से अलहदा बात हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें पता है एक वुमेन है वो एक ओवरऑल एक स्ट्रेस की कंडीशन और ओवरऑल उसकी बॉडी पूरी एक स्ट्रेस में कंडीशन में गई होती है। तो उस केस में अगर हम देखें तो जो यूरिन हमें मिलता है प्रेगनेंसी में वो क्लियर यूरिन मिलता है। मतलब उसमें ऐसे हमें कोई कह लें कि सेडिमेंट्स वगैरह नहीं मिलने चाहिए नॉर्मल यूरिन के अंदर। मतलब उसके अंदर हमें कोई ख़ास किस्म के सेडिमेंट्स नहीं मिलते। नॉर्मल जो तबई सेडिमेंट्स हैं, मतलब वाइट कलर के सेडिमेंट्स होंगे, अगर हम उसको रखते भी हैं कहीं एक कह लें कि ठहराते भी हैं उस यूरिन को, उस सैंपल को रखते भी हैं, तो सेडिमेंट्स जो नीचे बैठेंगे वो वाइट कलर के होंगे और उसके अंदर कोई फाउल स्मेल नहीं होगी। तो जो प्रेगनेंसी में हमें यूरिन मिलता है वो क्लियर होता है सेडिमेंट से। उसके अलावा उसके अंदर जो रंग है उसके एतबार से भी जो फिजिशियंस थे तब जो हमारे पास पुराने फिजिशियंस थे वो मंथ को आइडेंटिफाई करते थे कि जो हमारे पास पेशेंट है, जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर मंथ कौन सा चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो जो इनिशियल लेवल है प्रेगनेंसी में फर्स्ट सेकंड मंथ जो है उसके अंदर जो हमें यूरिन मिलता है वो येलो रंग का होता है मोस्टली। और उसके बाद अगर हम एंड में देखें, मतलब जो एट्थ और नाइन्थ मंथ है उसके अंदर जो हमें यूरिन मिल रहा होता है वो मोस्टली रेड कलर का उसके अंदर कह लें कि वो पाया जाता है। यूरिन के अंदर कलर जो है वो रेड कलर का पाया जाता है मोस्टली। तो इस तरह वो रंग के एतबार से भी मंथ को कह लें कि करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। तो जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर जो यूरिन मिलता है वो या येलो होगा या रेड होगा, वो डिपेंड करता है कि उसका मंथ कौन सा चल रहा है। उसके अलावा उसके अंदर सच कोई सेडिमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं होंगे, वो क्लियर यूरिन होगा। तो ये कह लें हमारे पास सेडिमेंट्स के एतबार से हम इस तरह यूरिन को देखते हैं। ये हमारे पास था यूरिन डायग्नोसिस के बारे में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूल डायग्नोसिस। स्टूल जो है वो एज सच मॉडर्न मेडिसिन में भी, मतलब मॉडर्न जो जितने भी हमारे पास एमबीबीएस के फिजिशियंस वगैरह हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करते एज सच इतना ज़्यादा। और जो तबीब हैं वो भी सिर्फ क्वेश्चनियर के फॉर्म में ही इसको पूछते हैं। जिस तरह आपके पास कोई पेशेंट आया उससे कहते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या आपको पेचेस तो नहीं है, मतलब इस तरह करके स्टूल के बारे में वो पूछते हैं। इसके बारे में ऐसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। मगर आपको प्रॉपर इल्म होना चाहिए कि हम स्टूल को किस तरह देखते हैं अपनी फील्ड में, और ये आपको आगे काम भी आ सकती है अपने डायग्नोसिस में। स्टूल जो है उसमें हम मेनली चार चीज़ें चेक करते हैं। एक क्वांटिटी, दूसरी कंसिस्टेंसी, थर्ड जो हमारे पास कलर है, और चौथा हमारे पास शेप है। उसके अलावा जो मेनली मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि जो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है उसको इस्तेमाल करके जो स्टूल है उसका जो शेप है वो आइडेंटिफाई हम करते हैं। और वही हम कह लें कि मेनली देखते हैं इसमें। क्वांटिटी की अगर एतबार हम चेक करें क्वांटिटी के एतबार से, तो मैंने आपको ग़िज़ाएँ पढ़ाई थी, डाइट टाइप्स पढ़ाई थी कि हमारे पास एक कलीलुल ग़िज़ा है, एक कसीरुल ग़िज़ा है, एक सालिहुल कमूस है, एक फासिदुल कमूस है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट डाइट है, एक एब्सोल्यूट ड्रग है। ये सारी टाइप्स पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई थी। एक हमारे पास थी कलीलुल ग़िज़ा, एक थी कसीरुल ग़िज़ा। कलीलुल ग़िज़ा वो डाइट है जो कह लें कि हमारे पास जिसके अंदर डाइटरी जो सब्सटेंस हैं या जिससे हम खिल्त या खून जो है वो कम बनाते हैं, उसके अंदर एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो ज़्यादा कह लें कि मौजूद होता है। तो ये ऐसी डाइट होती है जिसमें वेस्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है और न्यूट्रिटिव पार्ट या वो पार्ट जो हमारी वाकई ही बॉडी का हिस्सा बन सकता है वो कम मौजूद होता है। उसको हम कलीलुल ग़िज़ा में शामिल करते हैं। तो क्योंकि कलीलुल ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा है जिसमें वेस्ट मैटर ज़्यादा मौजूद है, जैसे फाइबर है,
तो ये फाइबर क्या होता है, ये हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बनता, बॉडी के डाइजेशन में, बॉडी के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती या तोड़ नहीं पाती है, तो इसीलिए ये फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो जो कलीलुल ग़िज़ा है, अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करें तो उस केस में हमारे पास कह लें कि जो स्टूल है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज मिलती है। और ये हमें कह लें कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको हम कह लें कि वो डाइट खिलाते हैं। मतलब कि कलीलुल ग़िज़ा जो है, अगर हम किसी को कंज्यूम करवा रहे हैं उस केस में हमें जो उसका स्टूल मिलेगा उसमें कह लें कि उसकी स्टूल की क्वांटिटी है वो हमारे पास इंक्रीज मिलेगी। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी हमें तब इंक्रीज़ मिलेगी जब हम कलीलुल ग़िज़ा खाएंगे। कलीलुल ग़िज़ा में हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स में फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसीलिए अगर हम किसी को कलीलुल ग़िज़ा खिला रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें इंक्रीज़ मिलेगी। या फिर कह लें कि जो लो क्वांटिटी है हमें वो उस केस में मिलेगी जब हम कसीरुल ग़िज़ा खिलाएंगे। जिस तरह हमारे पास गोश्त वगैरह हैं, तो गोश्त जो हैं वो ऐसी ग़िज़ा हैं जिनके अंदर खून बनाने वाली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मौजूद हैं और उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर प्रोड्यूस होता है वो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। तो ये दो हमारे पास चीज़ें हैं क्वांटिटी के एतबार से कि इनके अंदर हमारे पास जो कह लें कि प्रोड्यूस होता है स्टूल, वो क्वांटिटी वाइज किस तरह हम उसको देखते हैं। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने कुव्वतें पढ़ाई थी उसमें कुव्वतों के अंदर एक कुव्वत जाज़िबा थी, कुव्वत मासिका थी, कुव्वत दाफ़िया थी। तो अगर हमारी बॉडी में जो कुव्वत दाफ़िया है, जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाती है, रिपेल करवाती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी को उस बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करवाती है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाए या हम अगर हम अपनी बॉडी में डाइजेशन जो है हमारा कमज़ोर हो या अगर हम फाइबर कम कंज्यूम करें तो उस केस के अंदर भी हमारी जो स्टूल है उसकी क्वांटिटी कम होती है। उसके अलावा जो सफरावी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जो कह लें कि स्टूल होती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, जबकि जो हमारे पास जो बलगमी पेशेंट्स होते हैं उनकी क्योंकि डाइजेशन स्लो ही होती है, उस केस में हमें जो उनकी स्टूल की क्वांटिटी मिलती है वो कम मिलती है। और वो किस वजह से मिल सकती है, ये जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी मूवमेंट कम होने की वजह से या फिर जो डाइजेशन है उसके कम होने की वजह से। उसके अलावा इसके ऑपोजिट केस भी हो सकता है, मतलब जो सफरावी पेशेंट्स है उसके अंदर हमें एक्सेसिव क्वांटिटी में स्टूल भी मिल सकता है और लो क्वांटिटी में स्टूल भी मिल सकता है। एक्सेसिव कब मिलेगा, जब उसकी इंटेस्टाइन्स हाइपर एक्टिव होंगी, इसके अंदर एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, उस केस में हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिल सकती है। या फिर उस कम कब मिलेगी, जब उसकी बॉडी में ड्राइनेस या फिर हॉटनेस इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन कॉज करवा देगी। तो इस तरह से क्वांटिटी जो है वो हमारे पास टेम्परामेंट वाइज भी कह लें कि दोनों टेम्परामेंट दोनों एक टेम्परामेंट में दोनों हमें कह लें कि फीचर्स मिल रहे होते हैं। एक्सेसिव भी मिल सकती है, लो भी मिल सकती है। तो मेनली अगर हम देखें जो क्वांटिटी है वो अफेक्ट हो रही होती है हमारे डाइजेशन की वजह से और जो हम फूड खा रहे होते हैं उसकी वजह से। फूड में मैंने आपको बता दिया कलीलुल ग़िज़ा और कसीरुल ग़िज़ा है जो हमारी क्वांटिटी को अफेक्ट करती हैं स्टूल की। और सेकंड हमारे पास जो कुव्वतें हैं बॉडी की वो हैं जो हमारे डाइजेशन को देख रही होती हैं और जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन को देख रही होती हैं। ये था हमारे पास
अबाउट जो कुव्वत है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूल की कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी वाइज एक वेट स्टूल होता है और एक ड्राई स्टूल होता है। वेट स्टूल जो होता है वो हमारे पास कह लें कि मोस्टली जो फ्लेगमेटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर मिलता है, और जो वेट स्टूल्स है ये हमें उन लोगों में भी मिलता है जिनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कह लें कि डिज़ोल्व होने लग पड़ते हैं, या ऑर्गन्स जो हैं वो तहलील होने लग पड़ते हैं। तो जब ऑर्गन्स अपनी एक्सट्रीम तहलील की कंडीशन में चले जाएं, डिज़ोल्विंग और डीनेचर वाली कंडीशन में चले जाएं, तब भी हमें जो स्टूल की कंडीशन मिल रही होती है वो वेट मिल रही होती है। वेट स्टूल्स होते हैं, वेट कंसिस्टेंसी के स्टूल्स होते हैं। और उसके अलावा अगर हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो हाइपर सेक्रेटरी हो जाएं, ये ज़्यादातर तब होता है जब कोई इन्फेक्शन हो जाए, डायरिया की कंडीशन में होता है। उसके अलावा अगर हम कोई मुसहल ले लेते हैं, परगेटिव ले लेते हैं, उस कंडीशन में हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हाइपर सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो ये हाइपर सेक्रेटरी इंटेस्टाइन्स जो हैं जब होती हैं तब हमारे स्टूल जो हैं उनका जो कंसिस्टेंसी हो जाती है वो वेट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पुअर डाइजेशन की वजह से भी जो हमारे स्टूल्स हैं वो कह लें कि वेट हो जाती हैं, और ये इसलिए कि जो वेट लोग हैं उनकी डाइजेशन मोस्टली जो रहती है वो पुअर रहती है और उनमें तबखीर का इशू रहता है। तो इसीलिए उनके अंदर जो स्टूल्स हैं वो भी हमारे पास वेट कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो इस तरह हम इसको कह लें कि रिलेट करते हैं वेट जो टेम्परामेंट के लोग हैं उनको और डाइजेशन को, और कहते हैं कि इनकी दोनों के अंदर सेम फीचर्स मिलते हैं। तो इसीलिए वेट स्टूल दोनों कंडीशंस में हमें मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई लैसदार ग़िज़ा खाते हैं तो उसकी कंडीशन के अंदर भी हमें जो वेट स्टूल्स हैं वो मिलती हैं। ड्राई स्टूल जो हैं वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में मिलती हैं, अगर हम प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करें उस कंडीशन में मिलती हैं। उसके अलावा जनरल अगर हम देखें बॉडी में वीकनेस हो उस कंडीशन में हमें कह लें कि ये चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा फोम अगर मौजूद हो स्टूल में तो ये हमें कह लें कि जो एक्सेसिव अगर हीट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो तो तब हमें जो स्टूल है उसके अंदर ये फोम मिलती है। और फोम जो है वो हमारे पास, मैंने पीछे भी बताया आपको, जो फोम है वो वेटनेस और ड्राइनेस के मिलने की वजह से बनती है। तो फोम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हॉटनेस और रियाह जो है, मतलब जो हमारे पास ड्राइनेस है उसके मिलने की वजह से हमें स्टूल के अंदर जो है वो फोम मिल रही होती है। तो इस तरह हम कंसिस्टेंसी वाइज जो है वो स्टूल को कह लें कि देखते हैं। उसके बाद कलर आ जाता है। कलर जो है वो कह लें कि उसके अंदर मेन जो है हमारे पास येलो कलर का स्टूल होता है जो हमें कह लें कि मिल रहा होता है सफ़रावी लोगों में। उसके अलावा जो वाइट कलर का स्टूल है वो हमें फ्लेगमेटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर मिल रहा होता है। उसके अलावा जो वाइट स्टूल है वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास क्लिनिकली, क्योंकि वाइट स्टूल उन लोगों में मिलता है जिनके अंदर जो सफ़रा है या फिर जो बाइल है वो सही तरीके से कह लें कि एक्सक्रीट नहीं हो पाता, क्योंकि बाइल जो है वो हमारे पास कह लें कि अगर सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कह लें कि एक तरह से स्टूल हमें मिलेगा वो वाइटिश रंग का होगा, और कह लें कि एक तरह से वो ऑयली होगा, लैसदार होगा। ये हमें कह लें कि उसके फीचर्स मिलेंगे। तो इसलिए वाइट स्टूल हमारे लिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ब्लैक स्टूल है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ब्लैक स्टूल उन लोगों को आता है जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो और ब्लैक बाइल उनके अंदर डिपॉजिट हो। तो ऐसे लोगों को स्टूल जो है वो बिल्कुल पी साइज़ मतलब पी साइज़ अमाउंट के स्टूल आएंगे, छोटे छोटे ड्राई होंगे, और उसके अलावा ब्लैकिश इनके अंदर कलर मौजूद होगा। उसके अलावा जो रेड स्टूल है ये हमें मिलता है ब्लीडिंग की कंडीशन में। ब्लीडिंग भी कह लें कि उसमें भी फिर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। अगर कह लें कि फ्रेश ब्लड निकल रहा है तो वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की या एनल ब्लीडिंग जो है उसकी
वो शो कर सकता है, एनल फिशर्स हो सकते हैं या हेमरॉइड्स हो सकते हैं, उस कंडीशन में हमें ये कलर मिल सकता है। और अगर ब्लड जो है वो कह लें कि फ्रेश नहीं है, कह लें कि ब्लैकिश, उसमें ब्लैकिश रेड कलर का अगर स्टूल आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग जो है वो अपर जीआई ट्रैक में हो सकती है या स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर कह लें कि कोई ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो है इंटेस्टाइन्स की, वो हो सकती है। तो इस तरह रेड कलर को हम देखते हैं। और येलो कलर मैंने एक्सप्लेन किया, ये सफ़रा को शो करता है। सफ़रावी जो मिजाज के लोग होते हैं उनका स्टूल जो है वो येलो रंग का होता है, और इसमें फाउल स्मेल जो है वो भी हमें मिल रही होती है। उसके अलावा नॉर्मल स्टूल जो है वो हमारे पास ब्राउन रंग का होता है, मगर अगर एक्सेसिवली ब्राउन रंग का स्टूल मिले तो ये हीमोलाइटिक कंडीशंस में हमें मिलता है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर कह लें कि हमें ब्राउन, एक्सेसिव ब्राउन रंग का स्टूल मिलता है। उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज़्म है कि हमें पता है ये जो बाइल है, ये हमारे पास जो आरबीसीज हैं उनके टूटने से ही जो हमारे पास बिलिरुबिन बनता है, उससे फिर आगे बाइल बनता है, फिर उससे ही आगे जो बाइल है वो इंटेस्टाइन्स में जाता है और यूरिन में जाता है, स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलोजिन बन के जाता है। तो स्टर्कोबिलिन ही है जो एक तरह से हमारे स्टूल जो है उसको एक पिगमेंट दे रहा होता है, कलर दे रहा होता है। तो अगर स्टर्कोबिलिन ही अपने अमाउंट में इंक्रीज हो जाए स्टूल के अंदर, तो वो एक्सेसिव ब्राउन कलर देने लग पड़ेगा, और फिर ये हमें जो हीमोलाइटिक कंडीशंस हैं उनके अंदर हमें मिलता है एक्सेसिव ब्राउन रंग। तो ये हम कह लें कि ओवरऑल कलर के एतबार से स्टूल को देखते हैं। उसके अलावा शेप आ जाती हैं। शेप के अंदर हम ब्रिस्टल स्टूल चार्ट जो है उसको देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल जो है वो 7 टाइप्स के हमारे पास होते हैं स्टूल के ओवरऑल टाइप्स। उसमें टाइप 1 से टाइप 3 जो है वो हमारे पास ड्राई पेशेंट्स में मिलता है। जो क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनमें टाइप 1 का स्टूल मिलता है। क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को पी साइज स्टूल आएगा, और छोटे छोटे सेपरेट हार्ड लम्ब्स उनमें कह लें कि स्टूल के वो मिलेंगे हमें। सेकंड जो है वो लंपी है, और थर्ड जो है ये हमारे पास एक पूरा एक सॉसेज जो है ड्राई सॉसेज टाइप, ये हमें कह लें कि स्टूल मिलता है। और ये तीनों हमें कह लें जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं या ड्राई पेशेंट्स हैं उनके अंदर मिलता है। जबकि जो टाइप 4 है वो हमारे पास आइडियल स्टूल की कंसिस्टेंसी है, शेप है। आइडियल स्टूल जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है और स्मूथ होता है, और हल्की सी वेटनेस उनमें मौजूद होती है, और वो इजीली पास आउट हो जाता है। अगर ये 4 फीचर्स उसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो एक नॉर्मल स्टूल में नहीं है। तो स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ये हमारे पास, और इजीली पास आउट हो जाएगा। ये हमारे पास 4 फीचर्स होंगे एक नॉर्मल स्टूल के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप 5 जो है वो हमें मिलता है तब जब अगर हम अपनी डाइट के अंदर फाइबर जो है वो कम कंज्यूम करें। इसमें भी हमारे पास स्मॉल कह लें कि ब्लब्स वगैरह मिलते हैं स्टूल के। और उसके अलावा इसके जो एजेस हैं वो क्लियर कह लें कि उस तरह के क्लियर एक गोल स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरह एक टाइप 1 का होता है। तो इसको हम टाइप 1 से इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये एक लंप्स होते हैं, क्लियर लंप्स नहीं होते, इनकी कोई एजेस वगैरह इतनी एज सच क्लियर नहीं होती हैं। ये कह लें कि लंप्स होते हैं स्टूल्स के, छोटे छोटे लंप्स होते हैं, और ये लैक ऑफ फाइबर को शो करते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जो हमारे पास कह लें कि वेट टेम्परामेंट के होते हैं, कौन ओबीस पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हमें ऐसे कह लें कि स्टूल जो हैं वो मिल रहे होते हैं। उसके अलावा टाइप 6 और टाइप 7 जो है वो हमारे पास डायरिया की कंडीशन में मिलते हैं, कि इसमें हमारे पास जो स्टूल है उसका कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक वाटर की तरह या एक मशी सा स्ट्रक्चर जो है वो कहने के एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो इस तरह हम शेप, कलर, कंसिस्टेंसी एंड कह लें कि क्वांटिटी के एतबार से स्टूल को चेक करते हैं। अब क्लिनिक के अंदर हम, हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हमने किस तरह चेक करना है? हमने उससे उसकी डाइजेशन के बारे में पूछना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने उससे उसका जो कह लें कि कॉन्स्टिपेशन है उसके बारे में पूछना है कि आपको कब्ज़ तो नहीं रहती, आपको पखाना ठीक आता है। अगर वो शिकायत बताता है आगे
पखाने से रिलेटेड कि हाँ मुझे 2-3 दिन से कब्ज़ है। फिर आपने पूछना अच्छा अगर जब आप पखाना करने जाते हैं उसका कलर रंगत क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, और पेशेंट को आपने अपने सपोर्ट में लेना है उसको। एक तरह से सपोर्ट में लेंगे तभी वो आपको ये चीज़ें बताएगा, और ये ऐसी चीज़ें कि पेशेंट बताता भी नहीं है आपको। तो इसीलिए आपका पेशेंट से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। कि आप उससे पूछें ये सारी चीज़ें अगर आपको सस्पेक्शन है किसी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम की। तो ये कह लें कि हमारे पास ओवरऑल है अबाउट स्टूल डायग्नोसिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेशियल डायग्नोसिस। चेहरा वो पहली चीज़ है कि जब आपके पास कोई मरीज़ आपके क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ उसकी देखते हैं, वो उसकी चाल डाल है, उसके बाद उसका चेहरा देखते हैं। तो चेहरा वो पहली चीज़ है जिसको देख के आप तशखीस करते हैं किसी भी पर्सन की। किसी भी पर्सन को देखते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ उसका चेहरा ही देखते हैं कि ये चेहरे के अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके थ्रू ही आप उसके बारे में अपना ऑरा जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आपके पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है आपने सबसे पहली चीज़ भी उसका जो देखनी है वो उसका चेहरा है, सेकंड उसकी चाल डाल है। तो चेहरे के अंदर जो हम चीज़ें चेक करते हैं वो उसका कलर है चेहरे का, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब चेहरे का चेहरा मोटा है, चेहरा एक तरह से ढीला है, डल है, चेहरा जो है वो बिल्कुल वीक है, वो देखते हैं। उसके अलावा कुछ फेशियल फीचर्स हैं उनको हम नोट करते हैं, जिस तरह चीक्स हैं, आइज़ हैं, माउथ हैं, लिप्स हैं, इनको हम चेक करते हैं। सबसे पहले कलर को देख लेते हैं। कलर को हम डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमर वाइज कि अगर चेहरे का रंग बिल्कुल लाल है वो दमवी मिजाज लोगों में शो होता है। जैसे मोस्टली जो पठान लोग हैं उनका अगर आप फेस देखेंगे उनका फेस जो है वाइट होगा, उसके साथ उनके जो गाल हैं उनका जो फेस है वो ओवरऑल लाल होगा। तो ये हमारे पास दमवी मिजाज लोगों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट सफरावी लोगों में रंग जो है वो जर्द जो है वो हमें मिलता है। जो बलगमी लोग होते हैं, फ्लैगमेटिक लोग होते हैं, उनमें मोस्टली जो हमें कलर मिलता है वो वाइट मिलता है फेस का। उसके अलावा जो सौदावी लोग होते हैं उनका हमें कलर डल मिलता है और ब्लैक मिलता है। मोस्टली उनका कलर डल मिलता है। डल कलर अगर किसी का भी हो वो हमें शो कर देता है कि ये पर्सन जो है वो मोस्टली ब्लैक बाइल डिसऑर्डर से ही गुजर रहा होगा। तो इस तरह जब आपके पास कोई क्लिनिक में पेशेंट आए आपने उसका रंग देखना है, उसके रंग के ज़रिए आपने उसका ह्यूमर आइडेंटिफाई करके अपने जहन नशीन कर लेना है कि अगर आपके पास एक वाइट कलर का पेशेंट आया है, उसका फेस वाइट कलर का, आपने अपने जहन में बना लेना है कि अच्छा ये पेशेंट फ्लैगमेटिक हो सकता है। वो आपने अपना जहन बना लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं उससे जो भी हैं, टेम्परामेंट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, पल्स चेक करनी है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। फिर कंफर्म करना है कि आपने जो उसका चेहरा देखा उससे ये मिलती जुलती हैं फीचर्स या नहीं। इस तरह आपने चेहरे का कलर जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ह्यूमर को रिलेट करके आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपके जहन में एक डायग्राम जो है या एक पिक्चर जो है वो बन जाए कि इस पेशेंट का टेम्परामेंट या ह्यूमर जो है वो क्या हो सकता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्स। चेहरे के अंदर उसका चेहरा वीक है, डल है, ओबीस है। तो अगर उसका चेहरा हमारे पास मोटा है, ओबीस है, मतलब उसके फेशियल फीचर्स प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, मतलब उसका जो हमारे पास कह लें कि चीक बोन्स हैं वो एज सच विजिबल नहीं हो रहे, वो कह लें कि उसका जो जॉ लाइन है वो विजिबल नहीं हो रहा, उसका ये सारे फीचर्स नहीं हमें दिख रहे हैं। मतलब उसकी बोन्स वगैरह प्रॉपर नहीं दिख रही हैं, जो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं वो प्रॉपर नहीं दिख रही हैं, जाइगोमेटिक हो गई, फिर एंगल ऑफ द जॉ हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो ये हमें ज़्यादातर जो ओबीस पेशेंट्स हैं या मोटे पेशेंट्स हैं जिनमें रतूबत ज़्यादा हो उनके अंदर हमें ये फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर वीक है पेशेंट, वीक है या फिर लीन है, उनके अंदर हमें कह लें कि या फिर जो उजलाती पेशेंट्स हैं, ड्राई पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हमें जो फेशियल फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट दिख रहे होते हैं, और उनकी भी जो बोन्स वगैरह हैं वो हमें दिख रही होती हैं प्रॉपर। क्लेविकल दिख रही होगी उनकी, उनका जो एंगल ऑफ द जॉ है, उनका जो फेशियल बोन्स हैं
वो हमें प्रॉपर दिख रही होंगी। उनकी जो उनका माथा है हमारे पास प्रॉपर दिख रहा होगा। उनकी माथे की जो वेन्स हैं वो भी प्रॉपर दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें उस पेशेंट की वीकनेस की और उसका उजलाती टेम्परामेंट होने की दलील देती हैं। जबकि इस ऑपोजिट जो मैंने बताया कि उसकी फेशियल फीचर्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे, वो हमारे पास ओबीस पेशेंट्स में मिलते हैं। उसके अलावा ओबीस पेशेंट में एक और चीज़ है कि उनमें हमें इन्फ्लेमेशन मिलेगी। उनके चेहरे पे कोई ना कोई दाने लाजमी मौजूद होंगे। तो ये चीज़ एक हमें देखनी है कि अगर के ख़ास तौर पे उनके अंदर जो एक्नी रोजेशिया है वो मौजूद होगी, और पस्ट्यूल्स हैं वो मिलेंगे ओबीस और जो कह लें कि हाई रतूबत वाले वेट पेशेंट्स हैं उनके अंदर। तो ये हमें उनकी जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उसके अंदर कह लें कि ये हेल्प करती है ये सारे फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फेशियल फीचर्स, जिनमें हमारे पास आंखें आ जाती हैं। सबसे पहले आंखों का हमें पता है, आंखें अगर लाल हैं तो ये गुस्से को शो करती हैं, एंगर को शो करती हैं, लीवर के हाइपर एक्टिविटी को शो करती हैं। सफ़रा कह लें कि सफ़रा नहीं, दमवी मिजाज को ये शो करती हैं। उसके अलावा अगर आंखें जो हैं वो सफ़रावी हुई हैं, जर्द हुई हैं, तो ये हमारे पास बॉडी में जो येलो बाइल है उसके इंक्रीज़ होने को कह लें कि ये शो करती हैं। तो ये हमारे पास आंखों से रिलेटेड कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं। उसके अलावा चीक्स आ जाती हैं। चीक्स जो हैं उसमें हमारे पास एक रेड कलर आ जाता है और एक डल कलर आ जाता है। अगर हमें किसी भी फीमेल का जो चीक्स हैं उसके डल कलर मिले, या किसी भी मेल के जो चीक्स हैं उसका डल कलर मिले, तो ये शो करता है कि उस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव इशू चल रहा है। क्योंकि जो डल कलर है वो चेहरे का, नॉर्मली एक जवान पर्सन का चेहरे का कलर कभी भी डल नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डल कलर है तो इसका मतलब वो उसका उजलाती टेम्परामेंट होने की दलील है। और अगर उसके चीक्स का स्पेसिफिकली कलर है डार्क, तो ये हो सकता है उसको कोई ना कोई पॉसिबल है कि उसको कोई ना कोई कह लें कि जो रिप्रोडक्टिव इशू है वो चल रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास माउथ। माउथ में हम देखते हैं कि माउथ के फीचर्स क्या हैं। उसके अंदर जो कह लें कि अगर वो पेशेंट सोता है तो वो मुंह खुला करके मुंह खोल के सोता है। नॉर्मली भी मुंह जो पेशेंट है वो मुंह ज़्यादातर अपना मुंह खोल के रखता है, या उसका मुंह बंद रहता है, या उसके मुंह से राल वगैरह गिरती है। ये सारे फीचर्स उसमें चेक करते हैं। तो अगर जो पेशेंट है वो ज़्यादातर मुंह खोल के सोता है, या उसने अपना मुंह खोला हुआ है, तो ये हमारे पास जो आपको पढ़ाया था ना, हमारे पास कुव्वत हैवानी होती है। जो हमारे पास हार्ट की पावर होती है, हार्ट की कुव्वत होती है। तो अगर वो पेशेंट ज़्यादा मुंह खोल के रखता है तो ये इस बात को डिनोट करता है कि उसकी जो कुव्वत हैवानी है वो कमज़ोर है, और उसके जो फेफड़े हैं, जो उनके लंग्स हैं, वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये रिस्पायरेटरी एंड कार्डिक डिसऑर्डर्स की तरफ हमें एक तरह से वो कर सकता है, हमारा जो जहन है उसको लेके जा सकता है। उसके अलावा अगर वो माउथ को बहुत ज़्यादा स्टिफ करके रखता है, कोई भी पेशेंट बंद करके रखता है, कम बोलता है, तो ये हमारे पास जो आसाबी डिसऑर्डर्स हैं उसकी तरफ इंडिकेट कर सकता है कि इसको आसाबी या फिर दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इशू हो सकता है। उसके अलावा जो लिप्स हैं उनको भी हम देखते हैं। लिप्स नॉर्मली हमारे पास लाइट पिंक कलर के होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रेड हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटरनल इन्फ्लामेशन उसको मौजूद है। अगर जो लिप्स हैं वो हमारे पास कह लें कि इन्फ्लेम्ड हैं, एक तो नॉर्मली रेड होते हैं ना, एक इन्फ्लेम्ड है, मतलब अपनी साइज से वो इंक्रीज किए हुए हैं, तो ये हमारे पास जो लिवर डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ हमें इंडिकेट कर सकता है। उसके अलावा अगर लिप्स ड्राई हैं, जैसे मोस्टली हमें जो तंबाकू नोशी करते हैं या सिगरेट्स पीते हैं, वेप वगैरह पीते हैं, उन लोगों में मिलता है, ड्राई लिप्स होती हैं उनकी। तो ये मोस्टली हमें एक तो ये सिगरेट स्मोकर्स वगैरह इनमें मिलता है। और उसके अलावा ये हमें जो फीवर होती है, जिन लोगों को फीवर वगैरह होता है, फीवर की वजह से कह लें वीकनेस हो जाती है, उन लोगों में भी हमें ड्राई एंड कह लें कि फीचर्स वाले
लिप्स मिल रहे होते हैं, ड्राई लिप्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर किसी को मैदे का डिसऑर्डर है, इंडाइजेशन है, और इंडाइजेशन की वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा, उसके अंदर कह लें वीकनेस आ गई है, तो स्टमक डिसऑर्डर की वजह से वीकनेस अगर किसी को हो जाए, या फीवर की वजह से अगर किसी को वीकनेस हो जाए, या अगर वो तंबाकू नोशी वगैरह करता है, उसकी वजह से हमें जो लिप्स हैं उनका जो कलर मिलता है वो ड्राई मिलता है। जो कलर मिलता है वो डल मिलता है, और उसकी जो फीचर हमें मिलता है वो ड्राई मिलता है। तो इस तरह हम कह लें कि जो फेशियल फीचर्स हैं उनको चेक करते हैं। और जब क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आएगा, सबसे पहली चीज़ आपने उसके फेस को पढ़ना है। उसके बाद आपने उसकी चाल ढाल को देखना है, वो किस तरह आपके पास चल के आ रहा है। फिर आपने उससे 2-3 क्वेश्चन करने हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, चीफ कंप्लेन लेने के बाद, आपने उसकी लाइफ स्टाइल के क्वेश्चन करने हैं कि आप सोते कब हैं, आप खाते क्या हैं, आपकी डाइजेशन कैसी है। उसके बाद आपने उसका पल्स और टंग चेक करनी है, और उससे 2-3 मूड से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि आपका आजकल मूड कैसा है, आपके घर में आपके रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसकी उम्र चेक करनी है, और इस तरह आप कह लें कि जो फाइनल डायग्नोसिस है, टेम्परामेंट है, उस तक पहुंच पाएंगे। तो आज के लेक्चर को मैं अभी एंड करता हूँ। आज हमने अपना जो डायग्नोसिस वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब भी वो डिस्कस कर सकते हैं। चीक्स के बारे में रिकॉल, चीक्स जो है वो कह लें कि हमारा ओवरऑल रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं उनको शो करता है। अगर चीक्स पर किसी को इन्फ्लामेशन है, तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ जो हैं उनको शो कर सकता है। पीसीओएस जो है उस कंडीशन में भी हमें ये लेके जा सकता है। उसके अलावा जो चीक्स हैं उनका जो कलर है वो भी आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह डल कलर है, डल कलर जो है वो भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर मिलता है। उसके अलावा जो रेड कलर है चीक्स का, वो हमें मिलता है नर्वसनेस की कंडीशन में। नॉर्मली रेड कलर नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन की चीक्स का। नॉर्मली रेड कलर नहीं होना चाहिए, इल्ला ये कि उसका जो मिजाज है वो दमवी हो। अगर वो पर्सन दमवी मिजाज का नहीं है और उसके चीक्स का कलर रेड आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर नर्वसनेस जो है वो मौजूद है, या उसके अंदर एनजाइटी है, वो वाली कंडीशन जो है मौजूद है। ये और कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे ईद के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।